इसमें हमने क्या काम किया, 2m कॉमन ले लिया, तो 2m कॉमन लेके ये रह गया आपका अल्फा नॉट t माइनस टी, और इसमें 2m कॉमन लेंगे तो हो जाएगा बीटा m स्क्वायर प्लस यहाँ 2m कॉमन लेके हो जाएगा आपका गामा m 4 इक्वल टू 0। अब ये तो हो गई आपकी m स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखना m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, m में बाई क्वाड्रेटिक, और इसकी m की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 0। तो फिलहाल यहाँ तक सभी नोट कर लो। हमें हो गया नोट। जी सर। ठीक, अब इस इक्वेशन से m स्क्वायर की वैल्यू और इससे सीधी m इक्वल टू 0 मिल रही है, तो अब हम m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सरित्राचार्य फॉर्मूला से हम m स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो गया, इसमें b की वैल्यू है बीटा, तो माइनस बीटा प्लस माइनस रूट बीटा स्क्वायर माइनस 4, एक ही जगह इसमें आ गया गामा, और c की जगह पर यहाँ पर ये टर्म है हमारे पास अल्फा नॉट t माइनस टी सी अपॉन 2a। अब a की वैल्यू इसमें हमारे पास क्या है, ये m की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो अपॉन में हो जाएंगे 2 का। तो ये हमारे पास m स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इस m स्क्वायर से m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रूट माइनस बीटा प्लस माइनस रूट बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा अल्फा नॉट t माइनस टी सी अपॉन 2 गामा। अब देखो इसमें क्या है कि एक वैल्यू हमारी क्या मिली थी, m इक्वल टू 0, तो उस वैल्यू को यहाँ पर और ऐड कर देते हैं। स्क्वायर रूट लिया था तो उससे प्लस माइनस का साइन आया, तो वो वैल्यू यहाँ ऐड कर देते हैं। तो इससे कुल मिला के हमारे पास m की कितनी वैल्यू आ गई, 5। प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन की 4 वैल्यू ये हो गई और एक वैल्यू ये हो गई। अब कौन सी वैल्यू किस केस में रियल हो सकती है, अब उस पर विचार करना। तो आपको पता है कि भाई ये वाला जो टर्म है
अगर ये टर्म कंप्लीटली पॉजिटिव रहे तो उसके पॉजिटिव रहने के केस में हम इस वाले टर्म यानी ये जो रूट वाला मिलाकर जो टर्म होता है उसके रियल और इमेजिनरी होने पर विचार करें। तो अगर यहाँ पर मान कर चलो हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं तो पॉजिटिव साइन होने के केस में क्या हो, दो कंडीशन है, या तो ये क्वांटिटी इससे बड़ी हो या फिर ये रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी पूरी सोल्व कर रही है उससे छोटी हो। तो अब उसको हम चेंज कर सकते हैं इस टेम्परेचर टी के बेस पर। अब आप ये मान के चलो अगर टी की वैल्यू टीसी से कम है तो उस केस में ये जो क्वांटिटी है ये हो जाएगी आपकी क्या, नेगेटिव। और ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन इंक्लूड करके हो जाएगी पॉजिटिव। और बीटा स्क्वायर प्लस समथिंग, तो ये बीटा स्क्वायर से कुछ बड़ी वैल्यू आ जाएगी और बीटा स्क्वायर से बड़ी वैल्यू का रूट लेंगे तो बीटा से ज्यादा ही होगा और बीटा से ज्यादा होगा और फिलहाल हम यहाँ लेते हैं मानकर चलो पॉजिटिव साइन, तो उस केस में इस नेगेटिव बीटा से ज्यादा हो जाएगा और रूट के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी इस वाले रूट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा सिस्टम आपका रियल वैल्यू दे सकता है। तो इसके लिए हमने क्या कंडीशन ली कि यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लेंगे और टी की वैल्यू टीसी से ज्यादा लेंगे। अब अगर मान कर चलो यहाँ पर जो केस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि हम इस जगह पर नेगेटिव साइन ले, तो इस जगह पर नेगेटिव साइन लेने पर ये भी पूरा हमेशा ही नेगेटिव रहता और ये टर्म भी नेगेटिव रहता, तो नेगेटिव और नेगेटिव में टोटल नेगेटिव होता तब तो पूरा इमेजिनरी हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर इस नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं। तो केवल हमारे पास क्या पॉसिबल वैल्यूज, एक तो 0 और प्लस माइनस, ये हो गया हमारा माइनस बीटा और यहाँ पर नेगेटिव साइन का कोई काम नहीं है तो ये रहेगा आपका प्लस रूट बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा एल्फा नॉट और टी माइनस टी अपॉन 2 गामा। अब इस टर्म को देख लें तो देखो अगर हम यहाँ पर टी की वैल्यू टीसी से कम लेते हैं तो मैंने बताया कि ये रियल हो ही जाएगा। अगर हम टी की वैल्यू टीसी से ज्यादा ले लें तो उस केस में क्या होगा, तो टी की वैल्यू टीसी से ज्यादा लेने के केस में क्या कंडीशन बनेगी, जब टी की वैल्यू टीसी से ज्यादा होगी तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, बीटा स्क्वायर में से कुछ माइनस हो जाएगा तो रिजल्टेंट क्वांटिटी बीटा स्क्वायर से कम होगी और ये बीटा से कम होगी और ये नेगेटिव बीटा है, ये पॉजिटिव बीटा से कुछ कम वैल्यू है, तो कुल मिला के ये होगी तुम्हारी ऐसी क्वांटिटी जो बीटा डिसाइड करेगा यानी ये। और हमने ऑलरेडी बता दिया था बीटा हमारा कैसा है, नेगेटिव क्वांटिटी है, तो कुल मिला के ये पूरा हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस टर्म के रियल रहने के लिए क्या चीज जरूरी है, केवल टी की डिपेंडेंस। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो उस केस में यहाँ पर इससे एक्सप्लेन नहीं कर। तो अगर हम इस बेस पर क्या करें, जहां पर दो फेज मिल रही है उस टेम्परेचर को इसमें इंक्लूड करें तो उसका टीसी से जो रिलेशन निकल कर आता है वो होता है आपका T1 इक्वल टू बीटा स्क्वायर अपॉन 4 एल्फा नॉट गामा प्लस टी, जिसमें T1 क्या है, T1 वो टेम्परेचर है जिस पर दो नॉन जीरो सॉल्यूशन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम क्या करें, ये जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं इन वैल्यूज m और t के रेस्पेक्टिव हम तो इस रीजन में ये हमारा m और t के बीच खींचा हुआ ग्राफ है, तो ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है डॉटेड लाइंस के बीच में, इसमें क्या है, एक ही टेम्परेचर पर m की 3 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो m की 3 वैल्यू एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कि इस रीजन में टेम्परेचर में कब किस दौरान चेंज हो रहा हो वो डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता। जैसे आप मानकर चलो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सिस्टम का टेम्परेचर पहले इंक्रीज होगा, मान के चलो वो इनिशियली स्टेट में, तो चेंज होते होते पहले तो वो यहाँ तक जाएगा, उसके बाद उसमें सडन चेंज आएगा और इस स्टेट में पहुंचेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा कि पहले डिक्रीज होता हुआ यहाँ तक है फिर डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं।
क्या होगा, पहले जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे पहले वो यहाँ तक पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ से ये सडन चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग जाएगा। ये जरूरी नहीं इसी के अकॉर्डिंग जाए, वो इसके अकॉर्डिंग भी जा सकता है, लेकिन पहले वो एक ट्रैजेक्टरी के अलोंग चलेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर इस तरीके से चेंज और टेम्परेचर घटाने पर ये वाला केस। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर इस रीजन में जो टेम्परेचर है उसको मैंने T1 से डिनोट किया हुआ है। तो ये वो कंडीशन है जब साइमल्टेनियसली हमारी दो स्टेट एक ही साथ एग्जिस्ट कर रही है। तो फिलहाल इतना नोट कर लो। यहाँ भी हो गया नोट। जी सर। ठीक, अब क्या करते हैं, जो हमने m की वैल्यू निकाली है, इन दोनों वैल्यूज को इसमें रख देंगे, जो हमारे पास एक्सपेंडेड एनर्जी की एक सीरीज। जो कि हमारी सीरीज थी F इक्वल टू F0 प्लस एल्फा और T माइनस TC m स्क्वायर। इसके बाद बीटा के टर्म में हमने क्या ली थी, 1/2 बीटा और m की पावर 4, और थर्ड टर्म था हमारा 1/3 गामा m6। अब जो हमने m की वैल्यू निकाली थी वो जरा इसमें लगा दे। तो देखो हमारे पास m की 3 पॉसिबल वैल्यूज थी। अगर हम उसमें सबसे पहली वाली वैल्यू को इसमें लगा दें, तो सबसे पहली वाली वैल्यू थी हमारी क्या, m इक्वल टू 0। तो अगर m इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो सारे टर्म बाद वाले खत्म हो जाएंगे। तो फॉर m इक्वल टू 0 ये रह जाएगा आपका f इक्वल टू f0। इसका मतलब ये हुआ m इक्वल टू 0 का मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, यानी कंप्लीटली डिसऑर्डर है। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका फंक्शन है वो डिपेंड करेगा केवल इस पर, टेम्परेचर के इस फंक्शन f0 पर, ना कि किसी ऑर्डर पैरामीटर। तो इस केस में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन केवल कब काम करता है, जब आपका जो टेम्परेचर हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर उससे अलग हो, यानी कि आसपास का मतलब ये हुआ कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर आप गर्म कर रहे हो तो ऑर्डर गैस तो सारी खत्म ही होगी। तो उस केस में ये सिस्टम आपका काम करता है। लेकिन अगर आपका जो टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर से कम है जहां पर दो स्टेट एक साथ, उस केस में हमारे पास m की जो दो वैल्यू हमने निकाली थी उन दोनों का हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर m की जितनी भी पावर्स है वो कैसी है, इवन पावर। तो इवन पावर के केस का मतलब ये हुआ कि यहाँ प्लस माइनस वाली जो दो वैल्यू आपको दिखाई दे रही थी वो एक ही बार में input है। अगर हम m की जो वैल्यू हमारी दूसरी वैल्यू और m इक्वल टू सेकेंड वैल्यू जो प्लस माइनस के साथ थी,
अगर हम उसको रखते हैं इसमें तो ये बन जाएगा आपका एफ नॉट माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा नॉट टी माइनस टी सी गामा और उसकी होल पावर 3/2 अपॉन 12 गामा स्क्वायर माइनस अल्फा नॉट बीटा टी माइनस टी सी अपॉन 2 गामा। प्लस बीटा क्यूब अपॉन 12 गामा स्क्वायर। तो ये आता है हमारा क्या एक्सपेंडेड एनर्जी किसके टर्म में, टेम्परेचर टी के टर्म में और अल्फा बीटा गामा जो आपके पैरामीटर में उनके। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कुछ पूछना है इसमें यहाँ तक? ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सपेंडेड एनर्जी की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो डिफरेंट टर्म है जैसे एंट्रोपी वगैरह है उसको इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एंट्रोपी का फॉर्मूला बताया था, इसमें फ्री एनर्जी के फॉर्म में ये होता है आपका माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये भी टेम्परेचर का एक क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका एफ नॉट डैश टी माइनस, अगर इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले 3/2 और बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा नॉट गामा टी माइनस अपॉन 12 गामा स्क्वायर और इसकी होल पावर 3/2। फिर इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टी के रेस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस साइन बाहर आ जाएगा और 4 अल्फा नॉट गामा, तो ये प्लस 4 अल्फा नॉट गामा, इसके बाद माइनस अल्फा नॉट बीटा और टी का 1 हो जाएगा, टी सी 0 हो जाएगा अपॉन 2 और लास्ट वाला टर्म कैंसिल। तो यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एस इक्वल, ये एफ नॉट डैश टी इसको हम मान लेते हैं एस नॉट टी प्लस ये रह जाएगा आपका 12 से 12 कैंसिल अपॉन में रह जाएगा 2, तो बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा नॉट गामा और टी माइनस टी सी और इसकी होल पावर होगी 3/2 अपॉन 2 गामा स्क्वायर और माइनस इंटू में अल्फा नॉट गामा और माइनस अल्फा नॉट बीटा अपॉन 2 गामा। तो ये आ गई हमारे क्या सिस्टम की एंट्रोपी। अब इसी तरीके से हम सिस्टम की लेटेंट हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेटेंट हीट क्या होती थी, लेटेंट हीट होती थी टेम्परेचर जिस पर भी आपकी स्टेट चेंज हो रही है और इनटू एंट्रोपी में चेंज, ये एंट्रोपी के टर्म में लेटेंट हीट निकालने का फॉर्मूला। यहाँ तक नोट हो गया सबका? जी सर। ठीक।
अब क्या कर सकते हैं, इसी एस की हेल्प से हम निकाल सकते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट एल इक्वल, ये फॉर्मूला होता है हमारा जिस टेम्परेचर पर कर रहे हैं और इनटू चेंज इन दैट एंट्रोपी। तो ये हो जाएगा आपका क्या, E इनटू डेल्टा एस। तो आप क्या कर सकते हैं, एंट्रोपी में चेंज निकालकर यानी इनिशियल केस और फाइनल केस उसमें डिफरेंस निकालकर डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे लेटेंट हीट आ सकती है। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट भी कैलकुलेट की जा सकती है इसी एस की। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला ये मैंने आपको कल बताया ही था, ये होता है आपका टी डेल एस अपॉन डेल। इसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, जो कि कर ही लोगे, और फिर टी से मल्टीप्लाई कर लो, तो उससे आपकी क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेड एनर्जी की जो सीरीज हमें दे रखी थी उससे हम ऑर्डरनेस का पता लगा सकते हैं, और ऑर्डरनेस से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो डिफरेंट टर्म किसी भी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं है सर। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन हो किसी का? ठीक है, चलो तो बाकी फिर कल स्टार्ट करते हैं।